लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया था ए इनवर्स का डैश इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। इस वीडियो में अब हम देखेंगे प्रूफ दैट द थ्योरम है आपकी प्रूफ दैट द इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपकी किस तरह की दी हुई है, नॉन सिंगुलर है और डायगोनल। नॉन सिंगुलर है मतलब उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसकी जीरो नहीं होगी। तो एक नॉन सिंगुलर है। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या बताई थी मैंने, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी कि एक इस तरह की मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज इट मे बी डिफरेंट, और लेकिन इसके डायगोनल के अलावा बाकी एंट्रीज क्या होंगी, आपकी जीरो होंगी। लेट सपोज मैंने यहाँ पर 4x4 की एक डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पर ले ली, ठीक है। D1 D2 D3 D4 जिसकी डायगोनल एंट्रीज इस तरह से हैं। 4 इंटू 4 की ये मैट्रिक्स है। बाकी की एंट्रीज इसकी कितनी है, जीरो है। ये D1 D2 D3 D4 ऑल आर डिफरेंट। डिफरेंट भी हो सकता है, ये सेम भी हो सकता है, ठीक। बट इनकी एंट्रीज की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो वेयर D1 D2 D3 D4 इज नॉट इक्वल टू जीरो। और क्योंकि मैट्रिक्स आपकी क्या दी हुई है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर देने का क्या मतलब है, नॉन सिंगुलर का मीनिंग है कि ये मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट क्या है आपका, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हम सबसे पहले एडजॉइंट डी निकालेंगे। एडजॉइंट डी सिंपल है आपका कि आपको सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स कल मैंने बताए थे, साइन माइनर्स का जो है ट्रांसपोज जब हम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम A11 जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो 3x3 की मैट्रिक्स बचेगी। 3x3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, डी, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है तो D2 D3 D4, ये देखिए एज इट इज यही आ गई, ठीक है। तो और बाकी के आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा और ये आंसर इसका निकल आएगा। तो एडजॉइंट डी निकल कर आया, इसका भी ट्रांसपोज कर लीजिएगा। तो एडजॉइंट डी निकलने के बाद डी इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ डी इंटू एडजॉइंट डी, ठीक है। ये आपका इनवर्स का फॉर्मूला है, जैसे इनवर्स के लिए निकलते हैं लिखते हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने ये फॉर्मूला इसके लिए लिखा। तो यहाँ पर एडजॉइंट डी की वैल्यू ये आ गई। 1/डिटर्मिनेंट डी कैसे निकल कर आएगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ डी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर देखिए डायगोनल एंट्रीज की, जब इस तरह की मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो इसकी एंट्रीज की मल्टीप्लीकेशन ही क्या होती है, इसका डिटर्मिनेंट होती है। तो D1 D2 D3 D4 ये क्या हो गया, इसका डिटर्मिनेंट हो गया। तो यहाँ पर इसका डिवीजन कर देंगे एंड यू गॉट आंसर। तो यहाँ पर डी इनवर्स कितना निकल कर आया, डायगोनल ऑफ 1/D1, 1/D2, 1/D3, 1/D4। देखिए डी कितनी मैट्रिक्स दी हुई थी आपकी, डी मैट्रिक्स दी हुई थी आपकी, एंट्रीज किस तरह से थी, D1 0 0 0 इस तरह से, D1 D2 D3 D4, और इसका इनवर्स डी इनवर्स में क्या हो गया है आपका 1/D1, D1 की जगह D2 की जगह क्या हो गया 1/D2, D3 की जगह क्या हो गया 1/D3 एंड D4 की जगह 1/D4। तो डायरेक्ट इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपको कोई डायगोनल मैट्रिक्स दी हुई है उसका इन्वर्स पूछ रहा है तो आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके नंबर्स का क्या कर देना है, आपको 1/, कर देना है, ठीक है, इस थ्योरम की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट थ्योरम आती है आपकी, प्रूव दैट A इज नॉन सिंगुलर देन फ्रॉम AB इज इक्वल टू AC इट इम्प्लॉइज B इक्वल्स टू C। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लास्ट थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि जो मैट्रिक्स है वो उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं होता है, लेकिन फिर मैंने बाद में ये भी बताया था कि कुछ कंडीशंस में होता है। तो ये वही कंडीशन है जहां पर होता है, अगर मैट्रिक्स ए आपकी नॉन सिंगुलर है उस केस में आपका कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है। मतलब ए का डिटर्मिनेंट अगर जीरो ना हो तो हम ये कैंसिलेशन ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी, तो यहाँ पर ए से ए कैंसिल करके बी इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको एग्जैक्टली ऐसे भी नहीं लिखते हैं, एक्चुअली इसमें ए इनवर्स ऑपरेट करेंगे, हम बाद में देखेंगे, तो उससे हम ये लिख सकते हैं। लेकिन आप लेमैन की तरह से देख सकते हैं कि हमने के ए से कैंसिल कर दिया, लेकिन मैट्रिक्स में इस तरह से कैंसिलेशन नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स ए हमारी क्या होती, सिंगुलर होती, तो क्या ही कंडीशन होल्ड होती, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी, तो बी इज इक्वल टू सी, नहीं, तब ये होल्ड नहीं होती, तब ये कैंसिलेशन लॉ आपका यहाँ पर होल्ड नहीं होता। तो मैट्रिक्स में इस तरीके से आप सिंपल कैंसिलेशन कर देते हैं वो तो अलाउ नहीं होता है। अगर ए सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब हम इसको इस कंडीशन को लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम इसको नहीं लिख सकते। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इजीली पूछा जा सकता है, ठीक। अब इसका प्रूफ वन लाइनर प्रूफ है, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपका क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका जीरो नहीं है,
जब ये जीरो नहीं है आपका, मैट्रिक्स कैसी हुई है आपकी, दी हुई है, इसमें नॉन सिंगुलर है, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, ए इनवर्स ऑपरेट कर दिया, इसका मतलब इसका इनवर्स नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स ऑपरेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, हमें पता है कि मैट्रिक्स में क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू कितना आ गया, आई, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, और आई इंटू बी कितना आ गया, बी, आई इंटू सी इज इक्वल टू कितना आ गया, सी। तो इट इम्प्लॉइज बी इज इक्वल टू सी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्या आप किस केस में पूछी जाएगी मैं आपको बताती हूँ। हो सकता है आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए, इफ ए इज सिंगुलर then a into b is equal to a into c, then which one is correct, b is equal to c, b is not equal to c, we can write in this form, we cannot write in this form। इस तरह से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट इस तरह से रहेगा, लेकिन इसको कई फॉर्म्स में मैनिपुलेट किया जा सकता है। आपको जो मेन स्टेटमेंट ध्यान रखना है वो ये रखना है कि ए नॉन सिंगुलर है हमारी मैट्रिक्स, तो ये a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू सी है, तब हम इसको b इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी प्रूव दैट इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ठीक, तो जब भी स्टेटमेंट दिया हुआ हो, जैसे सपोज दे दिया कि ए इंटू बी, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, तो आप बिल्कुल सीधे सीधे लिख दीजिए कि ए अगर सिमेट्रिक है यानी ए डैश इज इक्वल टू ए होगा, बी सिमेट्रिक है तो बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। ये डेफिनेशन लिख दी। एंड कम्यूट, कम्यूट का मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये आपको गिवन है। ठीक है, देन आपको प्रूफ क्या करना है, ए इनवर्स बी, ए बी इनवर्स एंड ए इनवर्स बी इनवर्स आर सिमेट्रिक। ये आपकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ए और बी सिमेट्रिक एंड कम्यूट करती हैं तो ए इनवर्स बी सिमेट्रिक एंड कम्यूट, है ना, ए बी इनवर्स या ए इनवर्स बी इनवर्स। यहाँ एक का मैंने प्रूफ करके सॉल्व करके दिया है, बाकी के आप प्रूफ एज इट इज कर लीजिएगा। ये भी वन लाइनर प्रूफ है, बहुत ईजी है। ए एंड बी कम्यूट ये दिया हुआ है, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, ए इनवर्स से आगे भी हमने इसको मल्टीप्लाई किया, पीछे भी बोथ साइड कर दिया। अब इसमें हमने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, तो ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, बी ए इनवर्स ए इनवर्स बी इंटू ए, यहाँ पर एसोसिएटिव यहाँ पर भी लगा दिया आपने, तो ए इंटू ए इनवर्स आ गया। ठीक है, ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स कितना आ गया, आई आ गया, तो बी इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। इसका मतलब क्या हो गया कि बी जो है वो ए इनवर्स के साथ भी कम्यूट कर रहा है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ए इनवर्स बी, ये जो है आपका ए इनवर्स बी, ये आपका क्या है, ये आपका सिमेट्रिक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ यानी ए इनवर्स बी का डैश क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी का डैश जो है वो ए इनवर्स बी के इक्वल आना चाहिए। तो ए इनवर्स बी का डैश इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, अब क्योंकि कम्यूट करा इक्वेशन नंबर 2 से, देखिए तो बी इंटू ए इनवर्स का डैश लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर रिवर्सल लॉ लगेगा, ए इनवर्स का डैश इंटू बी डैश लग गया। ए इनवर्स का डैश, क्योंकि हमने पीछे थ्योरम पढ़ी थी कि कोई मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक होती है तो इनवर्स, उसका इनवर्स भी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। वहां पर ये हमने उसको रूल लगा दिया, तो ए इनवर्स का डैश इज इक्वल टू ए इनवर्स। बी हमारा पहले से ही मैट्रिक्स दी हुई है, सिमेट्रिक है, तो बी डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, बी। तो इसका मतलब हमारा प्रूफ कितना आ गया, ए इनवर्स बी का डैश इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन जो है उसमें एडजॉइंट लिखने का तरीका बताऊंगी, तो ये एडजॉइंट लिखने का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।